हेलो बच्चों। आज हम आपकी बुक का क्यूरियोसिटी जो नई एनसीईआरटी बुक है आपकी, उसका पहला चैप्टर एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस पढ़ेंगे। इस चैप्टर का बेसिक पर्पस आपके मन में क्यूरियोसिटी जगाना है, जिज्ञासा जगाना है कि साइंस के प्रति आपका इंटरेस्ट बना रहे। और इस बुक का एक ओवरव्यू आपको इस चैप्टर के थ्रू मिलेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, छोटी सी वीडियो होगी क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने को, और इस चैप्टर से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा भी नहीं। तो इसको फटाफट से हम ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर के अंदर क्या बता रखा है। बेसिकली इस चैप्टर में कई आपसे सवाल पूछे जाएंगे, उसका डायरेक्टली उसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा। ये सब बस आपको सोचना है और दिमाग लगाना है कि ऐसा क्यों होता है। और इनमें से कई सवालों का जवाब आपको इस बुक में मिल जाएगा धीरे धीरे इस पूरे साल में, और कुछ का हो सकता है ना मिले, अगले आने वाले सालों में मिलेगा, या फिर आप खुद से ढूंढ सकेंगे। इसमें पहला जो सवाल है वो ये कह रहा है कि क्या जो साइंस की दुनिया है वो आपके मन में कभी स्पार्क पैदा करती है, कोई चिंगारी, कोई इच्छा पैदा करती है। जैसे आपके घर में कभी पूड़ियाँ बनती होंगी, नॉर्मल जो पूड़ी बनती है उसमें आपने देखा होगा कि जो पूड़ी होती है वो एक साइड से मोटी और एक साइड से पतली होती है। तो ऐसा क्यों होता है? रोटियां भी आप सेकते हैं घर में, तो वो भी जब खिल जाती है तो एक साइड से पतली और एक साइड से मोटी क्यों होती है? कभी ऐसा सोचा है? क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र किनारे जो रेत के दाने हैं वो ज़्यादा हैं, या फिर जो आपके गैलेक्सी में, आपकी आकाशगंगा में जो तारे हैं वो ज़्यादा हैं? तो आप इन सब चीज़ों को सोच सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं। जैसे हम और आगे एग्जांपल अगर देखें कि प्रकृति में दुनिया भर की वैरायटी है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, बहुत तरीके के पत्ते हैं, इतने तरीके के कीड़े मकोड़े हैं। ऐसा क्यों है ना? जैसे इंसेक्ट्स हैं, आप देखोगे अपने जीवन में, आ, इतना छोटा सा जीवन आपका है, उसमें ही आपने हजारों तरीकों के कीड़े देख लिए होंगे और करोड़ों तरीके के अभी नहीं देखे होंगे। तो इन सब का क्या पर्पस है जीवन में? मतलब हमारा तो जैसे समझ में आता है कि इंसान बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, कीड़े मकोड़े क्या कर रहे हैं? तो उसकी इतनी सारी वैरायटी नेचर ने क्यों बनाई? क्या ही कारण हो सकता है? ये सारे चीज़ों के जवाब आप लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे सिक्स क्लास में, सेवन्थ क्लास में आपके मन में बहुत सारे सवाल डाले गए थे और जवाब भी मिले थे, वाई और हाउ की फॉर्म में, कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। इसी तरीके से इस क्लास में भी बहुत तरीके के सवाल आपके मन में आएंगे, और आपकी ये ड्यूटी बनती है बीइंग अ साइंस स्टूडेंट कि आपके मन में सारे सवाल आएँ और आप इन सब चीज़ों का आंसर सर्च करें। इनको करने के लिए आपको छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। घर में आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अब तो नेट का सहारा ले सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। और आगे अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें और कौन-सा टॉपिक है, चलो हम देखते हैं ज़रा आगे। जैसे बहुत सारे कीड़े-मकोड़े जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जो आपको आँखों से दिखाई नहीं देते। सूक्ष्मदर्शी जीव जो होते हैं, वो उनका आपके जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे हम कहते हैं कि हमारे हाथों पे बहुत सारे छोटे-छोटे जीव हैं। दही आपने सुना है कि एक बैक्टीरिया से बनी हुई है। इसी तरीके से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। इनका क्या पर्पस है लाइफ़ में? ये हमारे लिए कौन-कौन से फ़ायदेमंद हैं, कौन से नहीं हैं फ़ायदेमंद? ये हमें सोचना है। इसके बाद हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जो न्यूट्रिशियस फूड है वो कैसे काम करता है, एक्सरसाइज कैसे हमें मदद करती है, दवाइयाँ कैसे मदद करती हैं, वैक्सीन जो है वो हमें कैसे मदद करती है। कि एक वैक्सीन लगा दी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लग गई, तो फिर अब आगे चल के आपको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, चिकन पॉक्स नहीं होगा। तो वैक्सीन कैसे काम करती है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको सोचना चाहिए कि छोटा सा जब नवजात शिशु पैदा होता है उसको बहुत सारी वैक्सीन आज के समय पे लगने लगी हैं, तो वो आगे चल के क्यों नहीं किसी बीमारी को, बड़ी बीमारी को होने देता। वैक्सीन का काम करने का प्रिंसिपल क्या है, ये पर्पस आपको पता होना चाहिए। जैसे ये आप देख रहे हैं कि एक हीटर यहाँ पे रखा हुआ है, इस हीटर में ऐसा क्या है कि बटन दबाते ही ये ग्लो करने लगता है? ऐसा क्या है कि ये येलो कलर का, रेड कलर का हो जाता है, और बंद करते ही तुरंत ये ठंडा होने लगता है? अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर येलो कलर का ये तार सी होती है, एक निक्रोम वायर वाला हीटर होता है जिसमें तार होती है, और एक ये तार भी होती है जो इसके बाहर, जिससे करंट आता है इसके अंदर। तो
जो ये वाली तार है, इस ये वाली ग्लो तो नहीं करती, लेकिन ये वाली ग्लो करती है। ऐसा क्यों होता है? इस तार में ऐसा क्या है जी कि ये लाल नहीं हो रही, ये लाल हो जाती है? आयरन में सिर्फ यही हिस्सा गर्म क्यों होता है, ये हिस्सा क्यों नहीं गर्म होता है जिसमें से करंट आ रहा है? बाकी प्लास्टिक वाला हिस्सा क्यों नहीं गर्म होता? ये तो चलो प्लास्टिक चलो इंसुलेटर है, लेकिन तार तो कंडक्टर है, ये तार क्यों नहीं गर्म हो रही है? तो ऐसा क्या कारण है जिस वजह से ये सारी चीज़ें बन पा रही हैं? किसी ने सोचा है, तभी किसी ने प्रोडक्ट्स बनाए जिसको आज हम यूज़ करके अपनी लाइफ को ईज़ी और सिंपल कर पा रहे हैं। तो ये सब हमारे दिमाग में होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें, ये देखो ये बच्ची बॉल को ऊपर फेंक रही है, फिर कैच कर रही है। इसमें भी भले ही सवाल ना लिखा हो, पर आप ये सारी चीज़ें सोच सकते हैं कि कैसे हम धीरे-धीरे हमारा दिमाग ऐसा डेवलप हो जाता है कि कहीं से भी बॉल आए तो हम बिना देखे उसको पकड़ लेते हैं। अब बॉल को पकड़ते वक़्त कभी आपने सोचा है कितनी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है? आप उसकी स्पीड को जज कर रहे हो, उसकी डायरेक्शन को जज कर रहे हो, उसके एंगल को जज कर रहे हो। कितनी तेज़ वाली बॉल को पकड़ना है कि आपको चोट नहीं लगेगी। वो आपके हाथ पे ही आए, उँगली के पोर्स पे ना जाए, हथेली के एकदम सेंटर पे ही आए। सब कुछ एक बच्चा या एक इंसान या एक लड़का-लड़की जज करता है और बॉल को बहुत ईज़िली कैच करता है और एक बार नहीं कंटीन्यूअस कर सकता है। तो वो कैसे दिमाग में ऐसा क्या हो जाता है कि धीरे-धीरे वो इतनी बड़ी कैलकुलेशंस अपने आप कर रहा है बिना सोचे। इसी तरीके से बिजली कैसे कड़क रही है, हवा जो है समुद्र किनारे कभी इधर, कभी राइट, कभी लेफ्ट, ऐसे-ऐसे कैसे चलती है। कभी ऐसा क्यों होता है कि इतनी तेज़ आँधी आ गई कि सब कुछ उखड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया। पेड़-पौधों का रंग भी देखो ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर के ही पत्ते क्यों हैं और किसी कलर के अधिकतर क्यों नहीं हैं। कभी-कभार आपने पौधे देखे होंगे जिनके पत्ते हमेशा ही येलो होते हैं, हमेशा ही रेड होते हैं, तो वो फ़ोटोसिंथेसिस कैसे करते होंगे? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, इनका कोई अंत नहीं है। तो इनको हम सोच सकते हैं और इसका कारण हमें धीरे-धीरे इस बुक में मिलेगा। इसी तरीके से इसमें बोला इस सॉलिड लिक्विड गैस आपको दिखा रखा है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी है कि यहाँ पे जो सॉलिड है उसके पार्टिकल जो हैं एकदम पास-पास हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर-दूर हैं, गैस के पार्टिकल और दूर-दूर हैं। ये सब हमें बाद में धीरे-धीरे पता चला और जब आप किसी चीज़ को सोचना शुरू करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत चीज़ों का रीज़न्स तो यही है कि सॉलिड के पार्टिकल पास हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स दूर हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि हमारे पास धरती पे बहुत तरीके के एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स प्योर भी होते हैं और इन्हीं एलिमेंट से मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स बनते हैं। अब कंपाउंड जो होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो इम्प्योर भी हो सकते हैं, प्योर भी हो सकते हैं। फिर प्योर और इम्प्योर की क्या डेफिनेशन है? जो हम आम भाषा में प्योर का मतलब शुद्ध समझते हैं, क्या साइंस में भी उसी को प्योर बोला जाता है? और इम्प्योर का मतलब अशुद्ध को बोला जाता है या कुछ और डेफिनेशन है प्योर और इम्प्योर की साइंस में? इसको भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद मिक्सचर भी होता है। मिक्सचर वो होता है जिसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो चने के साथ आपने गेहूँ मिला दिया, तो आप एक-एक दाने को अलग कर सकते हो, वो मिक्सचर है। पर मॉलिक्यूल जैसे मान लो पानी है, पानी के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिला हुआ है, उसको आप फिजिकली इतना ईज़िली सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो बहुत अलग तरीके की डेफिनेशन साइंस में बनाई गई हैं कि किसको हमें प्योर बोलना है, किसको हमें इम्प्योर बोलना है। इसी तरीके से लाइट का आपने देखा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और देखो ऐसे ट्रैवल करती है, फिर यहाँ से टकरा के वापस आती है। उसके लिए यहाँ पे प्लेन पॉलिश्ड सरफेस रखा हुआ है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्लेन पॉलिश सरफेस ही हो। आपने देखा है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि मून के पास खुद की लाइट नहीं होती। खुद की लाइट नहीं होती का मतलब क्या होता है कि यहाँ इसके पास सन की लाइट आती है, टकराती है और आपकी आँखों के पास आती है, तो आपको इस चाँद जो है वो चमकता हुआ दिखता है। तो इसका मतलब है कि चाँद तो प्लेन पॉली सरफेस नहीं है, फिर भी वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो लाइट को रिफ्लेक्ट करने की क्या कंडीशन है, वो सब हम धीरे-धीरे पढ़ेंगे। और जब लाइट चाँद से टकरा ही रही है, तो वो हमें हमेशा ही पूरा क्यों नहीं दिख रहा? वो ऐसे छोटा-बड़ा होता हुआ क्यों दिखता है? उसका एग्ज़ैक्ट जो पैटर्न है वो क्या है? उसको हम समझ सकते हैं। क्या हम एक-एक चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कब चाँद कितना बड़ा होएगा, कितना छोटा होगा, कितनी तारीख को क्या होगा, क्या नहीं होगा?
अब यहाँ पे देखो एक चैत्र का महीना लिखा हुआ है जो 22 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक 2025 में था रफली। इसमें भी टाइम भी होता है कि 22 मार्च को कितने बजे से 20 अप्रैल को कितने बजे तक। ये वाली जो कैलकुलेशन है, ये आपने ये हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले करी है। इसको करने के लिए उन्होंने हजारों सालों तक मून को मून के पैटर्न को ऑब्जर्व किया है कि कौन से महीने में कौन से मौसम में कितने बजे, तो टाइम तो होता ही नहीं था कि किस टाइम साल के किस महीने में कब मून आ रहा है कब जा रहा है। तो ये वाला जो कैलेंडर का सिस्टम है, ये चांद के बेसिस पर है। अभी जो आप कैलेंडर देखते हो जो जो आपका 1 जनवरी से शुरू होता है, ये सन बेस कैलेंडर कैलेंडर है। सन के हिसाब से है कि सन उगा तो सुबह है, सन डूबा तो रात है। लेकिन जो ये कैलेंडर है ये बेसिकली ज़्यादा मून बेस्ड है। और इसमें सारे ग्रहों को हर एक चीज़ का पैटर्न, पुराने समय के जो ऋषि मुनि वगैरह रहे, उन्होंने बहुत डिटेल में समझा बिना किसी इक्विपमेंट के। और फिर उस पैटर्न पे इतना एक्यूरेट बना रखा है कि आज से 100 साल बाद भी बताया जा सकता है कि कौन सी तारीख को जो चांद है वो कितने बजे निकलेगा, कितने बजे डूबेगा, सूर्य कितने बजे निकलेगा, कब डूबेगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, हर एक चीज़ वेरी प्रिसाइसली बताई गई है। और ये आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि कर चुके हैं। इसके प्रति हमारे मन में कृतज्ञ भाव होना चाहिए कि हम हमारे जो पूर्वज हैं वो पहले से ही कितना कुछ जानते थे, और हमें उनके ज्ञान को पढ़कर और आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है। इसी तरीके से और अगर हम इसमें और सवाल देखें तो जैसे ये आप देखते हो, ये एक इकोसिस्टम है कि कितनी ब्यूटीफुली प्रकृति ने, नेचर ने सबको एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बनाया है, सबको एक दूसरे के लिए यूज़फुल बनाया है कि जानवर मरेगा तो वो मिट्टी में घुलेगा, मिट्टी के न्यूट्रिशन बढ़ेंगे, पेड़ में जाएंगे, फिर पेड़ को वही जानवर खाएगा, फिर वो न्यूट्रिशन वापस उसमें चला जाएगा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी, ऑक्सीजन भी निकलेगी, फिर वो उसको कोई लेगा, फिर कोई छोड़ेगा। उसी से पानी भी बन रहा है, पानी साफ भी हो रहा है, बारिश हो रही है तो साफ हो जा रहा है, फिर हम गंदा कर दे रहे हैं, वो फिर एवोपरेट होकर साफ हो रहा है। तो हर चीज़ का एक परफेक्ट बैलेंस प्रकृति ने बना रखा है। तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं कि ये सब इतना ब्यूटीफुली प्लान कैसे हुआ, किस तरीके से सारा अरेंज हो पाया, है ना। और आपके मन में ये क्यूरियोसिटी हर चीज़ के लिए होनी चाहिए कि धरती पे या फिर दुनिया में सारी चीज़ें इतनी परफेक्ट कैसे हैं। मतलब जैसे आपके अर्थ में ग्रेविटी, आपने वर्ड सुना होगा ग्रेविटेशन फोर्स, तो उसकी वजह से हम लोग धरती से बंधे हुए हैं, चांद धरती के चक्कर काट रहा है। और जो हमसे बड़ा ग्रह है जैसे जुपिटर है, उसके पास बहुत सारे चांद हैं। मून हम उससे ही बड़ा, सॉरी सन उससे ही बड़ा है, तो सन के चक्कर धरती काट रही है। तो सब कुछ इतना परफेक्टली अलाइन है कि अगर थोड़ी सी भी ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी तो जो मून है वो आके धरती से भिड़ जाएगा, थोड़ी सी भी ग्रेविटी कम हो जाएगी तो हम धरती को छोड़ के और ऊपर ऊपर उठने लगेंगे। लेकिन सब कुछ परफेक्टली फाइन है कि हमारा वजन जितना महसूस होना चाहिए उतना ही हो रहा है, जितना एटमॉस्फेयर धरती पे होना चाहिए उतना ही हो रहा है, जितना टेम्परेचर इंसान बेयर कर सकता है उतना ही है, जितना पानी होना चाहिए उतना ही है, ऑक्सीजन भी सही मात्रा में है। तो सब कुछ इतना परफेक्टली अलाइन नेचर ने किया है, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको सही से मेंटेन करके चलें। और नेचर के प्रति अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी कृतज्ञता, अप ग्रेटफुल होना, ये सब हमारी ड्यूटी है। तो जब हम इस बुक को पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो हमारे मन में भाव होना चाहिए कि हम हर चीज़ को जानेंगे, पॉजिटिव होके जानेंगे, और सोसाइटी को और नेचर को अपना पॉजिटिव फीडबैक देंगे और इस दुनिया को बेहतर बनाएंगे। तो आने वाले चैप्टर्स को हम अगली वीडियोज़ में मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।